नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाखड़ा नहर में 4 मार्च से 1250 क्यूसेक पानी चलाने की मांग, सिंचाई विभाग के एससी से मिले किसान प्रतिनिधि। मेडिकल टीम ने बिहारी बस्ती में किया सर्वे, सीएमएचओ बोले सीजनल फ्लू, ठीक हो रहे मरीज, लोग अनावश्यक न हो परेशान। जिला पुलिस के बेड़े में 3 नए इंटरसेप्टर वाहन, एक बोलेरो कैंपर, 9 बाइक शामिल। डीआईजी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे गिरा गैस सिलेंडर, लगी आग, भाग खड़े हुए मजदूर और दुकानदार। अब खबरें विस्तार से। वार्ता में हुए समझौते अनुसार 4 मार्च से भाखड़ा नहर में 1250 क्यूसेक पानी चलाने की मांग को लेकर किसान प्रतिनिधि मंगलवार को जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता शिवचरण रैगर से मिले। किसान प्रतिनिधियों ने मांग अनुसार पानी न चलाए जाने की स्थिति में पुनरू आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। आज हम जो भाखड़ा में हमारे साथ कमेंट किया गया था कि 20 जनवरी को हमने आंदोलन करा था कलेक्टर ऑफिस के सामने, तो वहाँ पे हमें बोला गया था 4 मार्च से लेके 20 मार्च तक ही आपको 1250 पानी देंगे। आज हम उसी पे ही वार्ता करने आए थे कि हमें पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि नहीं मिलता तो हमारे डेरे, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ बिल्कुल तैयार है। भाखड़ा के किसान साथी बिल्कुल तैयार हैं। तो हमने अभी तक तंबू भी नहीं उतारे ट्रालियों से। हम उसी वक्त यहाँ पे चीफ साहब के सामने लेके खड़ जाएंगे। जो हमारे फसल है कणक की, ये लास्ट पानी बलियों पे है, पकाव पे है। यदि ये पानी नहीं लगता तो हमारी कणक सीधी 7-8 क्विंटल का नुकसान होता है पर बीघा में। रैगर साहब, एससी साहब ने अच्छा हमें बताया कि पानी आपको बिल्कुल मिलेगा। 4 मार्च से 20 मार्च तक ही 1250 पानी दिया जाएगा। कि भाखड़ा में और राजस्थान कैनाल और आपके गंग कैनाल, ये तीनों चल सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारे मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार का कि हमारा पानी पाकिस्तान की ओर 4-5 हजार कुछ पानी जा रहा है। जो हमारे गेट टूटे में उनकी गेट की व्यवस्था ही नहीं की गई, उनको तैयार नहीं किया गया। उसकी वजह से आज राजस्थान का किसान पानी के लिए त्राई सड़कों पे आ चुका है। इसका आने का कोई कारण ही नहीं था। अगर वहां हम गेट बंद कर देते, क्लोजर कर देते, कॉलोनी कर देते, उनको तैयार करके दोबारा तैयार कर देते। अगर तैयार भी नहीं कर सकते तो हमारे पास इतना साधन है क्या उसको पानी को रोक सकते थे। और ये आज राजस्थान का किसान त्राई हो रहा है। ये त्राई होने की आज नहीं। सरसों फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू करने की मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। इस संबंध में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने बताया कि जिले में सरसों की पैदावार अच्छी होने के कारण पानी की कमी के चलते सिंचाई विभाग ने कृषि विभाग की ओर से इलाके में किसानों को ज्यादा से ज्यादा सरसों की फसल की बुआई करने के लिए अपील की थी। राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने तय किया है कि सरसों की एमएसपी जो खरीद है वो शुरू होगी। उसका पोर्टल 1 मार्च से खुलेगा और 15 मार्च से खुलेगा और 1 अप्रैल से उसकी खरीद शुरू होगी। जबकि मंडियों के अंदर सरसों अभी राजस्थान में आना शुरू होगी। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की मंडियों में सरसों जो है वो 10 दिन के बाद पहुंच जाएगी। तो हमारा सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन है कि 1 मार्च को पोर्टल खोलें और 10 या 12 के आसपास सरसों की खरीद शुरू कर दें। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का किसान बच सकता है, क्योंकि अब की बार नहरी पानी की भारी कमी थी। उस कमी को देखते हुए सरकार ने पहले अनाउंस भी किया था और सरसों की बिजाई जो है ज्यादा हुई है। सरकार की तरफ से जो रेट निर्धारित किए हैं वो भी ठीक है और ये इसकी शुरुआत की जाए। अगर सरकार इसमें देरी करती है, क्योंकि उल्टा सिस्टम किया हुआ है, गेहूं जो है उसकी फसल आएगी अप्रैल मार्च के लास्ट में, अप्रैल में शुरू होगी 1 अप्रैल से। उसको तो कर दिया इन्होंने पहले, और जो सरसों पहले आ रही है उसको बाद में किया है। तो इसको दुरुस्त किया जाए, नहीं तो किसान जो है वो आंदोलन करेंगे और हम
इसके फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट के अंदर एक बड़ा जो है प्रदर्शन किसानों का इसी सवाल पर हमें यहाँ। असल में कि पाम ऑयल तो मंगा लिया, नहीं तो सरसों इस बार 9,000-10,000 क्विंटल के हिसाब से बिकनी थी और ये मार्केट बन गया था। लेकिन जो पाम ऑयल की मोदी सरकार ने अनुमति दी है, परसों अमेरिका जा गए लड़ाकू विमान खरीदने की, तेल जो पेट्रोल डीजल वहीं से लेंगे कच्चा तेल। तो हमें तो पता है ये विदेशी कंपनियों के हवाले सरकार चल रही है, ये तो नाटक कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन क्या देना होता है, खरीद शुरू कराओ, आपके ऊपर नीचे दोनों जगह सरकार है। ये सही है कि पर्ची वाली है, लेकिन है तो सरकार आपकी बीजेपी की है। तो वो अब ये ज्ञापन दे रहे, ये इंदिरा गांधी नहर में कर रहे थे, वो ज्ञापन दे रहे थे भारतीय किसान संघ वाले ज्ञापन देते हैं, इसमें उनका मकसद ये, जहाँ ये ज्ञापन देते हैं ये समझ लो कि वो चीज होने वाली नहीं है। पुलिस मुख्यालय जयपुर से हनुमानगढ़ जिले को नए इंटरसेप्टर वाहन, बोलेरो व मोटरसाइकिल प्राप्त हुए हैं। इनमें एक इंटरसेप्टर मारुति इट्रिगा, एक बोलेरो कैंपर, 2 इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल व 9 मोटरसाइकिल शामिल हैं। बोलेरो कैंपर हाईवे पर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए काम में ली जाएगी। इन वाहनों को पुलिस उप महानिरीक्षक व सह पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीआईजी अरशद अली ने बताया कि राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ जिले के लिए 3 इंटरसेप्टर वाहन व 9 मोटरसाइकिलें आवंटित किए हैं। इनमें एक बड़ा चौपहिया इंटरसेप्टर वाहन व 2 दोपहिया इंटरसेप्टर वाहन हैं। दोपहिया इंटरसेप्टर वाहनों का रजिस्ट्रेशन होना शेष है। पहली बार दोपहिया वाहन पर इंटरसेप्टर सेवा शुरू की गई है। 9 नई मोटरसाइकिलें ट्रैफिक के अलावा विभिन्न थानों जहां वाहनों की कमी थी उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जिले में अब पूर्व में संचालित 2 इंटरसेप्टर सहित कुल 5 इंटरसेप्टर वाहन हो गए हैं, जो हाईवे पर स्पीड लिमिट से ऊपर चलने वाले वाहनों पर रोकथाम लगाएंगे। साथ ही इन इंटरसेप्टर वाहनों के जरिए दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास किए जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले के लिए राज्य सरकार ने 3 इंटरसेप्शन वाहन और 9 मोटरसाइकिलें अलॉट की हैं और एक बड़ा इंटरसेप्शन जो 4 व्हीलर पे है और 2 इंटरसेप्शन वाहन जो अभी इनका रजिस्ट्रेशन बाकी है वो मोटरसाइकिल पे इंटरसेप्शन है, जो तेज गति से चलने वाले वाहन है। मोटरसाइकिल पे 2 नए वाहन दिए हैं, मेरे ख्याल से पहली बार ही है इस प्रकार दिए, और 9 नई मोटरसाइकिलें दी हैं जो ट्रैफिक में और विभिन्न थानों में जहाँ वाहनों की कमी थी वहाँ सबको उपलब्ध करवाई गई। एक सवाल के जवाब में डीआईजी ने कहा कि सतीपुरा में ओवरब्रिज के निर्माण के चलते डायवर्जन व सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य के चलते ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस लाइन से 30 अतिरिक्त जवानों को लगाया गया है। ओवरब्रिज व सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य पूरा होते ही जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। डीआईजी ने कहा कि हनुमानगढ़ सिटी बड़े कस्बे का रुख ले रही है। इस बारे में जिला कलेक्टर व नगर परिषद अधिकारियों से बात हुई है कि बड़े मॉल्स के आगे बेतरतीब खड़े रहने वाले वाहनों को उठाने के लिए या तो नगर परिषद की ओर से ट्रैफिक पुलिस को अलग से क्रेन खरीद कर दी जाए, अन्यथा बड़े शहरों की तर्ज पर वाहन उठाने के लिए नगर परिषद की ओर से टेंडर किए जाएं। नगर परिषद की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है, इस पर विचार किया जा रहा है। इससे ही इस समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि संसाधन के अभाव में वाहन उठाकर ले जाने में समस्या आती है। उम्मीद है जल्द ही इस समस्या का भी समाधान होगा। सर ये हालत है कि बड़े बड़े मॉल के आगे बाइकें खड़ी कर रखी है, सड़क पे भी खड़ी है, तो जिससे कारण ट्रैफिक जाम होता है। ऐसे लोगों के लिए तो कार्य ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अब सिटी जैसे कस्बा बड़ा बन रहा है और हमने अभी नगर परिषद को भी कहा है और कलेक्टर साहब से भी वार्ता हुई है कि इसमें या तो नगर पालिका नगर परिषद है वो ट्रैफिक पुलिस को अलग से क्रेन्स वगैरह खरीद कर दे या फिर इसका टेंडर कर दें, जैसे कि बड़े शहरों में है तो वाहन उठाने के लिए क्रेन और ट्रक सहित टेंडर कर दें तो ज़्यादा अच्छा। हमने प्रस्ताव भेजा, शायद इस पर विचार कर रहे हैं, या तो क्रेन ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराएंगे नगर परिषद या फिर है वो टेंडर देंगे किसी, उससे ही समाधान हो पाएगा। क्योंकि जब संसाधन नहीं है तो बाइकें उठा के ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम है। इन्फ्लुएंजा बी वायरस से 4 बच्चों की मौत के बाद हरकत में आए चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। इसी क्रम में मेडिकल टीम ने मंगलवार को बिहारी बस्ती में घर घर जाकर सर्वे किया। बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित पाए जाने पर सरकारी अस्पताल में उचित इलाज लेने के लिए समझाइश की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बिहारी बस्ती में मेडिकल टीम की ओर से किए जा रहे सर्वे कार्य की जांच की। सीएमएचओ ने स्वयं एक घर में विजिट किया तो परिवार के एक बच्चे को बुखार की शिकायत बताई गई। जानकारी लेने पर परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने मेडिकल स्टोर से दवाई ली है। इस पर सीएमएचओ ने समझाया कि वे सरकारी अस्पताल जाकर उचित दवाई लें। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इन दिनों फ्लू के केस सामने आ रहे हैं।
इसके दृष्टिगत मेडिकल टीमें डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। मेडिकल टीमों को दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई हैं। मंगलवार को मेडिकल टीम ने बिहारी बस्ती में सर्वे किया। दोपहर तक मेडिकल टीम की ओर से बिहारी बस्ती के कुल 150 घरों का सर्वे किया जा चुका था। सर्वे के जरिए गंभीर रोगी का पता लगाना है। उन्होंने बताया कि फेफड़ों में संक्रमण से अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। फ्लू के रोगी ठीक भी हो रहे हैं, किसी तरह की गंभीर स्थिति नहीं है। लोगों को भी अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यह सीजनल फ्लू है जो बच्चों के बाद बड़ों में आएगा। मरीज ठीक भी हो रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। फ्लू के केसेस आ रहे हैं अभी इन दिनों में, तो हमारी मेडिकल की टीम में हाउस टू हाउस सर्वे कर रही है। तो आज बिहारी बस्ती में मैं जैसे चेक करने आया था तो हमारी यहाँ टीम लगी हुई है और टोटल जैसे 150 घर बिहारी बस्ती के अंदर बताए। तो आज ये इनको 2 बजे तक सर्वे करके फिर मैं इनको ऑफिस ही बुलाया जो उसकी समीक्षा की जाएगी। और हमारे डॉक्टर साहब सुरेशिया से डॉक्टर साहब हैं, दीपिया में राय सिंह जी सभी यहाँ उपस्थित हैं। दवाइयाँ भी हमने उपलब्ध करवा दी है। सघन एक घर मैंने खुद भी विजिट किया है जिसमें एक बच्चा था बुखार का, उसकी भी जानकारी ली है कि उसने कहाँ से दवाई ली। वो मेडिकल स्टोर से दवाई दे रहे थे तो उनको भी ये समझाया कि आप सरकारी अस्पताल में जाके प्रॉपर दवाई लें। हालांकि बच्चा ठीक है, बुखार है हल्का सा, लेकिन मैंने खुद चेक किया बच्चे को, बच्चा ठीक है। पर इनको समझा दिया गया है कि आप सरकारी अस्पताल में दवाई लें। बाकी हमारी मेडिकल की टीम लगी हुई है और हमारी मतलब जो मंशा ये है कि कोई भी सीरियस रोगी मतलब मेडिकल विभाग की तरफ से कोई बच ना जाए। सूने मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सामान में तोड़फोड़ करने व रुपए चुराकर ले जाने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने मंगलवार को टाउन पुलिस थाना में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद में महिला ने अपने ही मोहल्ले के कुछ जनों के नाम भी दिए हैं। रजनी धानका निवासी वार्ड 44 मुखर्जी कॉलोनी टाउन ने बताया कि वह 22 जनवरी को अपने पोते विक्रांत की हार्ट संबंधी जांच के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। इसके कारण वह कई दिन तक हनुमानगढ़ नहीं आ पाई। वह मंगलवार को घर पहुंची तो देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ था और घर में रखा सारा सामान तोड़फोड़ किया हुआ था। पोते की इलाज के लिए उधार लेकर घर में बेड में रखे 50,000 रुपए गायब थे। उसने आस पड़ोस में पता किया तो जानकारी मिली कि घटना मोहल्ले में हुई वारदात के दौरान हुई है। उस दिन मोहल्ले के कई घरों में तोड़फोड़ की गई थी। डर के कारण कोई भी मोहल्ले वासी इस संबंध में बयान आदि नहीं देना चाहता। इस कारण घटना की सूचना उसे भी किसी ने नहीं थी। रजनी ने आरोप लगाया कि जुम्मा खां, काके खां, मुकेश, सूरज सोनू, अक्की सोनू, अरफान निवासी वार्ड 44 मुखर्जी कॉलोनी आदि ने उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और चोरी की वारदात की। रजनी के अनुसार इन लोगों ने उसके यहाँ होने के दौरान भी उसका रास्ता रोका था और उसके घर में भी घुसे थे। रजनी ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। 15 दिन से घर पे नहीं थी तो मैंने आज जाना था दिल्ली, तो मेरे बहू बोले भी आप जाओ, पैसे लेके आओ, साथ में रिपोर्ट लेके आओ, विक्रांत की रिपोर्ट करा दिखानी है। तो मैं घर पे आई तो घर पे मैंने ये देखा सब खिलरा पड़ा था। और मैं के साथ कह सकती हूँ कि जो है ना हमारे साथ वो करने लड़ाई वाले वही है। उसका नाम जुम्मा है, काके खां है, अक्की है और मुकेश बागड़ी है। ये भाई इन्होंने मिलकर सारे घर पे मेरे चोरी करके लेके 50,000 रुपये पड़ा था। मैंने पहले 2.5 लाख रुपया लगा चुकी मैं मेरे पोते पे और मैंने उधारे लिए थे, वो रख के गई थी। आके देखा तो ये हाल हो रहा है और मेरे सलाह देखा फिर सारे फैसले। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव सतीपुरा में चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार को गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। इससे वहां कार्य कर रहे मजदूरों व आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पानी की बौछारें डालकर आग पर काबू पाया। इससे मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीबन 11:30 बजे सतीपुरा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा था। तभी गैस सिलेंडर नीचे गिर गया और उसमें आग लग गई। सिलेंडर गिरते ही उसमें आग लगने पर मौके पर निर्माण स्थल से मजदूर भाग खड़े हुए। आसपास के दुकानदार भी अपनी दुकानें छोड़कर दूर भाग गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। उधर मौके पर मौजूद दुकानदारों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था। मौजूद दुकानदारों ने बताया कि गांव सतीपुरा में 7 वर्षों से कछुआ चाल से ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण यहां के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके प्रशासन सोया हुआ है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ओवरब्रिज निर्माण कार्यस्थल पर इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड कार्यालय में दी। तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पानी की बौछारों से आग पर काबू पाया। आग बुझने पर मौके पर एकत्रित लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते सतीपुरा बस स्टैंड पर अवरोधक लगाकर रास्ता बंद कर रखा है। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आसपास के दुकानदारों की ग्राहकी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। निर्माण कार्य की गति अब भी बहुत धीमी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ओवरब्रिज निर्माण की कार्य की नियमित मॉनिटरिंग कर इसका निर्माण जल्द पूर्ण करवाया जाए, ताकि गांव सतीपुरा की जनता, यहां के दुकानदारों के साथ वाहन चालकों को भी राहत मिल सके। जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग की ओर से मंगलवार को जंक्शन स्थित सामुदायिक भवन में मरु उड़ान कार्यक्रम के तहत मिलेट कुकीज प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने की। कार्यशाला में महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग का स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं फील्ड लेवल से महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर संगरिया से कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मौजूद पर्यवेक्षकों ने महिलाओं को मिलेट यानी मोटा अनाज के बारे में जानकारी दी। आज यहाँ महिला अधिकारिता की तरफ से मरुदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज के इस कार्यक्रम के तहत मिलेट कुकीज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे महिला और बाल विकास विभाग के जो उप निदेशक महोदय है श्रीमान प्रवेश कुमार सोलंकी जी के द्वारा की गई है। और इस कार्यक्रम में जो हमारे यहाँ महिला अधिकारिता और महिला बाल विकास विभाग की तरफ से जो हमारा स्टाफ मौजूद है और फील्ड लेवल से भी जो है महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। प्रोग्राम हो रहा है मिलेट्स से, जो उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने क्या है स्टॉल लगाई हैं, जिसमें महिलाएं क्या है व्यंजन बना के लाई हैं। जो मोटा अनाज है जैसे बाजरे के, मोठ के, इन चीजों की रेसिपी बना के लाई हैं। इसका मकसद ये है कि लोगों को जो वर्कर आई हैं हमारी गांव से या शहर से आई हैं, उनको ये बताना है कि आपको लोग कैसे किस चीज से क्या बना सकते हैं और किसका उपयोग अपने लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। तो अपने ये जो स्टॉल हैं, जो जैसे महिलाएं बता रही हैं कि हम लोग ऐसे बना के लाए हैं, लस्सी का, बाजरे का या ज्वार का, जो भी प्रयोग है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और जो ये है अपने को खाना कैसे खाना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है कि जैसे अपने खाना खाने के बाद चाय नहीं पीनी और खाना जो है अच्छा साफ सुथरा और बनाकर खाना है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। आज का जो कार्यक्रम है यह मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर आधारित है और हनुमानगढ़ के जो सामुदायिक भवन है जहाँ महिलाएं यानी आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो यहाँ पधारी हुई है। ये ICDS जो परियोजना चलती है राजस्थान सरकार की, उसके द्वारा ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है और मैं एज ए गेस्ट लेक्चर के तहत आई हूँ। आज जो इसका विषय है वो है मोटे अनाज यानी श्री अन्न जिसे हम कहते हैं, उस पे आधारित है। तो इसमें कई प्रकार के श्री अन्न हमारे भारत में उगाए जाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 को श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाने के लिए कहा था और हम सब ने बहुत अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज किया, मनाया भी और अच्छी जागरूकता लोगों में, महिलाओं में इसके प्रति आई है। तो आज हम श्री अन्न का महत्व, हमारे जो हनुमानगढ़ जिला है इसमें श्री अन्न के रूप में मुख्य रूप से बाजरा का उत्पादन किया जाता है और बाजरा को ही यहाँ मुख्य रूप से खाया जाता है। वैसे तो यहाँ की खाद्यान्न फसल जो है वो गेहूं है, लेकिन बाजरा जो है हम कुछ मात्रा में यहाँ बाजरा ग्रहण करते हैं। तो बाजरा जो श्री अन्न के रूप में हम यहाँ खाते हैं उसके कई प्रकार के उत्पाद, जैसे बाजरा के बिस्किट, बाजरा की खाखरा, बाजरा के राब, बाजरा का केक, बाजरा की मठरी, बाजरा के लड्डू, इस प्रकार के कई जो उत्पाद हैं जो बाजरा के द्वारा बनाए जाते हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में आयोजित सालाना शहीदी समागम के तहत धार्मिक कार्यक्रम जारी हैं। इस क्रम में 11 फरवरी से प्रारंभ हुई प्रभात फेरी का मंगलवार को 8वां दिन था। प्रभात फेरी शहर की जिस भी गली से गुजरी वहां वाहेगुरु का नाम गुंजायमान हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रभात फेरी में शामिल हुए और गुरु महिमा का गुणगान किया। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को हेल्दी हार्ट हेल्दी हनुमानगढ़ एवं यूथ के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें बीआर हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेश बाजिया ने महाविद्यालय एवं विद्यालय और स्कूल के छात्र छात्राओं व अध्यापकों को हार्ट से संबंधित सभी रोगों के बारे में, कोरोना के बाद हो रहे गंभीर बदलावों, उनसे बचाव, खान पान में बदलाव, अच्छी आदतों को अपनाना, योग, साइकिलिंग आदि के लाभ और नशे से दूर रहने आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। 30 साल या उसके आसपास एज ग्रुप में आप एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर के ब्लड प्रेशर चेक कराएं। यदि हाई रहता है तो जीवन शैली में परिवर्तन करें, खान पान में परिवर्तन करें और यदि जरूरत पड़े तो उसका इलाज लें। यूजली हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि हम डॉक्टर्स को बड़ा ही कमर्शियल थॉट रखते हैं उनके लिए कि यार डॉक्टर्स का तो यही प्रॉब्लम है कि जाते ही कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। उसमें कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक सोसाइटी जिम्मेदार है। तो कोशिश ये करें कि आप अपने डॉक्टर्स की बात को फॉलो करें, माने, जो आपको बता रहा है उसको अडॉप्ट करें। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 30 ईयर ओल्ड जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता था, मेरा रेगुलर फॉलो में मरीज था, दवाई चल रही थी, 1-2 बार विजिट करने आए। फिर उन्होंने सोचा कि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो कहता है कि दवाई लेनी पड़ेगी, देखते हैं कि मैं बंद करके देखता हूं क्या होता है। दवाई बंद कर दी। 5-7 दिन तक उसने रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप कराया तो ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल था। तो उसको लगा डॉक्टर अननेसेसरी मुझे दवाई प्रिस्क्राइब। आज व्यापार मंडल स्कूल एंड कॉलेज कैंपस में एक हेल्दी हार्ट हेल्दी हनुमानगढ़ एंड यूथ के लिए एक सेमिनार मैंने आयोजित किया है, जिसमें जीवन शैली से संबंधित प्रॉब्लम, समस्याएं जो खासकर 21 सेंचुरीज के अंदर या स्पेशली कहूँ 2015 के बाद हार्ट के रोगी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, उससे अवेयर कराने का कैंप था। इसमें मेरा जो मोटिव रहता है वही कि स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज के बच्चों को मैं इस लाइफस्टाइल या जीवन शैली के बारे में सुधार करने के तरीके बता सकूं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं क्लास ले सकूं। इससे यदि किसी के जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में या कॉलेज लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है तो उसको जल्दी पहचान करके उससे अपने आप को बाहर निकाल सके, अच्छी लाइफ की हेल्दी लाइफ डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना करके अपने आप को, अपने परिवार को आने वाले हार्ट की बीमारियों से बचा सके। जोशी परिवार एवं स्थानीय प्रेस क्लब द्वारा दिवंगत पत्रकार अनिल जोशी व श्री कृष्ण राज पुरोहित की पुण्यतिथि के अवसर पर अनिल जलघर और सर्वधर्म प्रार्थना कक्ष का लोकार्पण किया गया। यह आयोजन जोशी परिवार पीलीबंगा के सौजन्य से संपन्न हुआ। इस अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों, स्थानीय नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आजकल हम सुनते हैं वो पीठ पत्रकारिता से हमारे पत्रकार काफ़ी हद तक वंचित हैं, और इसके लिए मैं उन सब यहाँ जो प्रेस साथी हैं या जो भी लेखनी के साथ चलाते हैं तो उनको बधाई देता हूँ। और यहाँ के साहित्य को ऊंचा उठाने के लिए भी यहाँ के जो पत्रकार हैं, जैसे पहले अनिल जोशी और श्री कृष्ण राज पुरोहित ने साहित्य का बहुत ऊंचा उठाने के लिए योगदान दिया, वैसा ही योगदान आज के जो पत्रकार साथी हैं वो भी दे रहे हैं।
इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं और दोषी परिवार को खास करके बधाई कि उन्होंने इस कलम की जो एक बार रुक गई थी, ऐसा लग रहा था कि चिराग बुझ गए हैं, उसको जीवित रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब उसको जीवित रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा बने कि अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, अगर हम सच के रास्ते पर चलेंगे, अगर हम लोगों के दुख दर्द को बांटेंगे तो लोग हमेशा हमें पलकों पर बिठाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।